जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एएन टीचिंग के इस यूट्यूब फैमिली में। और मैं हूं आदित्य, एएन टीचिंग यूट्यूब फैमिली की तरफ से। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, हम अपने चैनल पर प्रत्येक दिन हमारे संस्थान के माध्यम से आपके पास सीटेट 2020 को टारगेट करते हुए प्रत्येक दिन आपके सामने वीडियो लाया जा रहा है। और उसी के अंतर्गत में आज हम लोग जो है भाषा शिक्षण के अंतर्गत में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पर डिस्कस करेंगे। इसको आप समझ लेंगे तो कहीं ना कहीं जो आपका 15 नंबर का सवाल पूछा जाता है जो हिंदी शिक्षण के संदर्भ में, वो आपको यहाँ से बहुत ही अत्यधिक आपके लिए लाभदायक हो जाएगा। और थोड़ा आसानी से आप इसको नॉर्मल तरीके से आप समझ लेते हैं, व्यवहारिक तरीके से आप अगर समझ लेते हैं तो इसको समझने में कोई परेशानी नहीं होगा। और इससे संबंधित जो भी प्रश्न होगा आपको कहीं से भी बनाने में कोई समस्या नहीं होगी। तो ये जो टॉपिक है हमारा, ये है हमारा भाषा शिक्षण का। मतलब हम आपको बताए थे कि 30 नंबर जो है आपको हिंदी से प्रश्न पूछे जाते हैं पेपर 1 या पेपर 2 के अंतर्गत में। तो उसमें 2 पार्ट बटा हुआ रहता है। 15 नंबर आपका पेडागोजी रहता है और 15 नंबर हमारा कंटेंट बेस्ड सवाल रहता है। ये 15 नंबर का पेडागोजी से संबंधित टॉपिक है। कंटेंट बेस्ड सवाल में 2 पार्ट बटा हुआ रहता, हम आपको बताए थे इसके पहले वाले वीडियो में जब हम आपको पाठ्यक्रम के बारे में उसमें चर्चा किया था। इस 15 नंबर में भी 8 नंबर का आपको गद्य रहता है और 7 नंबर का आपको पद रहता है। ठीक है, तो 8, 7, 15 नंबर ये गद्य और पद मिलकर 15 नंबर हो जाता है। और 15 नंबर जो होता है 30 नंबर, वो केवल और केवल पेडागोजी से ही सवाल रहता है। तो ये जो तथ्य आपके सामने हम आज प्रस्तुत किए हैं, ये आपको भाषा शिक्षण से संबंधित तथ्य है। इसको नॉर्मल और व्यवहारिक तरीके से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला पॉइंट इसमें यह कहा गया कि भाषा अर्जित संपत्ति है। भाषा कैसी संपत्ति है? अर्जित संपत्ति है। मतलब कि लैंग्वेज को जब तक आप अर्जन नहीं करेंगे, उसे नहीं सीखेंगे, तब तक वह आपके पास नहीं आएगा। देखिए यहां पर कहा गया कि भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। मतलब कि आप जैसे देखते हैं कि आपके पिताजी का, आपके दादाजी का जब जमीन जायदाद रहता है तो वह आपका पैतृक संपत्ति होता है। मतलब आपके पास वह स्वयं चला आता है, मतलब उस पर आपका अधिकार रहता है। लेकिन यहां पर आप जो देख रहे हैं कि भाषा के बारे में, तो भाषा आपका पैतृक संपत्ति नहीं है, वह अर्जित संपत्ति है। जब तक आप भाषा को नहीं सीखेंगे, जब तक आप भाषा को अर्जित नहीं करेंगे, तब तक वह आपके पास नहीं आएगा। सपोज मान लीजिए कि आपके दादाजी बहुत बड़े कहानीकार थे, आपके पिताजी बहुत बड़े जो है कवि थे। ठीक है, तो अगर आप यह सोचेंगे कि हमारे पिताजी, हमारे दादाजी तो कविता कहानी लिखते हैं, उनके पास भाषा का तो बहुत ज्यादा नॉलेज है, तो हमको तो भाषा सीखने की जरूरत ही नहीं है। जब आप ऐसा सोचते हैं कि वह हमारा पैतृक संपत्ति है, वह हमको ऑटोमेटिक मिल जाएगा, हमको सीखने की जरूरत नहीं है, तो यह गलत है मनोविज्ञान के हिसाब से। मनोविज्ञान कहता है कि आपके दादाजी भले कहानीकार है, कविताकार है, आपके पिताजी कवि है, लेकिन आप जब तक इस भाषा को नहीं सीखेंगे तब तक वह अर्जन नहीं होगा। जब तक आप उसको लर्न नहीं करेंगे, आपके पास वह नहीं आएगा। इसीलिए यह बात क्या है कि भाषा अर्जित संपत्ति है, यह पैतृक संपत्ति नहीं है। हाँ, एक बात कह सकते हैं कि भाषा सीखने की जो क्षमता होती है, जो भाषा लर्न करने का जो कैपेसिटी होता है, वो सब में समान रहता है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि जब मान लीजिए कि गरीब घर में कोई बच्चा जन्म लिया है तो उसमें भाषा सीखने की कैपेसिटी कम होगा, और जो धनी घर में जन्म लिया है बच्चा, उसमें भाषा सीखने की कैपेसिटी, क्षमता जो है ज्यादा होगा। ऐसा नहीं है, कैपेसिटी सबके पास रहता है। हाँ, सीखने के स्तर के ऊपर आपका डिपेंड पड़ेगा वातावरण का। अब जिसको वातावरण सही मिलेगा तो वो निश्चित रूप से उसका जो है भाषा वातावरण अगर अच्छा मिला तो भाषा को बेहतर तरीके से सीख पाएगा। और जिसको भाषा का वातावरण, अगर परिवेश अच्छा नहीं मिला, तो उसका भाषा का डेवलपमेंट, कहीं ना कहीं लैंग्वेज डेवलपमेंट उसका कम हो जाए। लेकिन कैपेसिटी दोनों में सेम रहेगा, क्षमता दोनों में सेम रहता है। इसीलिए अगर आपसे एक प्रश्न आता है, इसके पहले वाले दिसंबर सीटेट में यह बातें पूछा गया था कि भाषा सीखने की क्षमता कैसी होती है, तो वहां पर अधिकांश 90% बच्चे अर्जित मार दिए थे, और उसमें अर्जित भी ऑप्शन था। तो भाषा सीखने की क्षमता होती है जन्मजात। अगर आपसे यह सवाल पूछा जाए कि भाषा कैसी संपत्ति है, तब यह अर्जित संपत्ति है, बल्कि यह पैतृक संपत्ति नहीं है। तो आपसे अगर एक प्रश्न पूछा जाए कि भाषा कैसी संपत्ति है, तो अर्जित संपत्ति। अगर आपसे यह सवाल पूछते कि भाषा सीखने की क्षमता कैसी होती है, तो जन्मजात होती है। मतलब कि बच्चा जब जन्म लेता है
तो उसको प्रकृति के द्वारा, नेचर के द्वारा, भगवान के द्वारा ही वह कैपेसिटी दिया जाता है कि हाँ तुम भाषा को सीख सकते हो, लेकिन उसको सीखना पड़ेगा। अगर आप नहीं सीखते हैं तो वह आप उसको अर्जित नहीं कर सकते हैं। आप सोचिए कि मेरे पिताजी के द्वारा हमको केवल पूरा भाषा ट्रांसफर हमारे में हो जाए या हम ऑटोमेटिक सीख लेंगे, तो वह चीज आपका नहीं होगा। इसीलिए इसमें कहा गया कि भाषा अर्जित संपत्ति है, भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। इस दो पॉइंट को आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं कि भाषा नियमबद्ध व्यवस्था है। देखिए भाषा जो होता है ना, लैंग्वेज जो होता है, वो एक नियम के थ्रू चलता है, और वो नियम हमारा क्या है तो आपके सामने दिख रहा है, LSRW, जिसको हम लोग बोलते हैं L फॉर लिसनिंग, S फॉर स्पीकिंग, R फॉर रीडिंग और आपको W फॉर राइटिंग। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। लिसनिंग का मतलब होता है सुनना, स्पीकिंग का मतलब होता है बोलना, रीडिंग का मतलब होता है पढ़ना और राइटिंग का मतलब होता है लिखना। मतलब ये कहीं ना कहीं LSRW चारों एक दूसरे से क्या रहते हैं तो अंतर संबंधित रहते हैं। इन चारों में एक इंटर रिलेशनशिप रहता है। ये चारों एक दूसरे के बिना अधूरा है, ये चारों एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। सभी जो है एक दूसरे पर डिपेंड है। कौन कौन? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। अगर आपसे सवाल यह पूछा जाए कि भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है या इसको जो है किस नियम के थ्रू सजाया गया है, तो इसका सही क्रम कौन सा होगा? LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। अगर हिंदी में पूछ देगा तो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। अब यहां पर कैसे एक दूसरे पर डिपेंड होता है, सबसे पहले आप इसको समझना है। देखिए, जब तक आप सुनेंगे नहीं तब तक आप बोलेंगे नहीं, जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक आप पढ़ेंगे नहीं, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आप लिखेंगे नहीं। मतलब ये सारे चारों का चारों क्या होता है, एक दूसरे से अंतर संबंधित होता है। जैसे मान लीजिए कि आपका नाम गोपाल है, तो हम बोले गोपाल, तो आप बोले यस सर। तो मतलब हम बोले तो आप सुने, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आप सुने तब बोले हमको यस सर। मतलब कहीं ना कहीं एक दूसरे से, यहां पर अगर हम दो की चर्चा करें, लिसनिंग का और स्पीकिंग का चर्चा करें। मान लीजिए कि आपका नाम सोहन है, हम बोले कि सोहन एक गिलास पानी लाना, तो बोले आप बोले कि यस सर लाते हैं। मतलब हम बोले तो आप सुने और फिर आप सुने तब आप बोले। मतलब एक दूसरे पर डिपेंड है कि नहीं? तो कहीं ना कहीं ये चारों में ठीक उसी तरह का संबंध होता है। लिसनिंग का स्पीकिंग से, स्पीकिंग का रीडिंग से, रीडिंग का राइटिंग से। ये चारों एक दूसरे पर अंतर संबंधित रहते हैं और एक क्रमवार इसको सीखा जाता है। सबसे पहले बच्चे जो है भाषा में सुनना ही प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले सीखने की प्रक्रिया में वो सुनना ही प्रारंभ करते हैं। तो एक क्रमबद्ध व्यवस्था है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है। अगर आपसे सवाल पूछते, ये सवाल पूछा जाता है कि भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, किस इसको जो है किस क्रम में सजाया जाता है, आपको दे देगा ऑप्शन नंबर 1 दे देगा। मान लीजिए कि SRWL, दूसरा नंबर ऑप्शन देगा LWRS, तीसरा नंबर ऑप्शन दे देगा RSWL, या चौथा नंबर आपको देगा LSRW। तो कौन सा क्रम आप लोग कह दीजिएगा? LSRW, मतलब लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। निश्चित रूप से यह बात आपको समझ में आ गई किस तरह से एक नियमबद्ध व्यवस्था है और चारों एक दूसरे से कैसे संबंधित रहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपको ना भाषा शिक्षण है, समझना है इसको। ये पेडागोजी है, शिक्षण शास्त्र है। जब तक आप इसको समझेंगे नहीं तब तक आपसे नहीं होगा। एकदम अंडरस्टैंड करना है, इसको सोचना है। थोड़ा सा आप अपने सोच को बढ़ाइए और एक शिक्षक की भांति सोचिए। एज ए टीचर आप भाषा शिक्षण के संदर्भ में क्या कहना चाहते हैं, आपकी क्या अवधारणा है, उस पर थोड़ा सा तर्क करने का कोशिश कीजिए, तो पेडागोजी अपने आप पकड़ में आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन का नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि भाषा सामाजिक वस्तु है। सामाजिक वस्तु कैसे है? देखिए, हम लोग कहते हैं ना कि जैसा देश वैसा भेष। जिस तरह का समाज में रहोगे उसी तरह का तुम्हारा परवरिश होगा, उसी तरह का तुम्हारे विकास होगा, उसी तरह का तुम्हारा जो है बौद्धिक विकास होगा, सामाजिक विकास होगा, सांस्कृतिक विकास होगा, मानसिक विकास होगा। सब विकास उस पर निर्भर करता है। तो भाषा भी तो उसी तरह है। मतलब कि जिस समाज में आप रहेंगे उसी तरह का भाषा आप सीखेंगे। अब जैसे देख लीजिए, यहाँ पर हम लिखे हुए बंगाली, भोजपुरी, मैथिली। अगर आप बंगाली बोलने वाले के परिवेश में है तो ऑटोमेटिक रूप से आप बंगाली बोलने लगेंगे। अगर आप भोजपुरी बोलने वाले लोगों के परिवेश में है तो आप ऑटोमेटिक रूप से भोजपुरी बोलने लगेंगे। अगर आप मैथिली बोलने वाले लोगों के परिवेश में है तो आप ऑटोमेटिक रूप से मैथिली बोलने लगेंगे। मतलब कि जिस भाषा का समाज आपको मिलेगा अगल बगल में, उसी भाषा को आप सीख जाते हैं। तो यह इसलिए कहा जाता है कि भाषा क्या है, एक सामाजिक वस्तु है। मतलब कि जिस तरह का समाज, जिस भाषा का समाज आपको मिलता है, उस भाषा को आप आसानी से सीख जाते हैं। ठीक है, हम लोग ये कहते हैं ना कि देखिए, भाषा के ऊपर कहीं ना कहीं समाज का प्रभाव बहुत ज्यादा है।
आप बच्चे को अगर इंग्लिश बोलवाना है तो उसको इंग्लिश बोलने वाले समाज में रखिए। मतलब कि वहां पर जहां पर वह बच्चा रहता है तो जो भी लोग वहां पर अगल बगल रहते हैं वो सभी लोग इंग्लिश में बोलने वाले हो, उसका वातावरण परिवेश उस तरह में रख दीजिए और ऑटोमेटिक रूप से इंग्लिश बोले लगेगा। मतलब कि क्या है, कहीं ना कहीं डिपेंड करता है कि भाषा कैसी वस्तु है, सामाजिक वस्तु है। जिस तरह के भाषा के माहौल में बच्चों को रखिएगा उसी तरह का बच्चा भाषा सीख जाता है। बंगाली में तो बंगाली, भोजपुरी में तो भोजपुरी, मैथिली में तो मैथिली। जैसा सामाजिक परिवेश होगा उसी तरह का बच्चा भाषा सीख जाएगा। इसीलिए यहां पर कहा कि भाषा सामाजिक वस्तु है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कहा गया है कि भाषा का विकास अनुकरण के माध्यम से होता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। भाषा का विकास जो होता है, जो लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है, वो किसके द्वारा होता है? अनुकरण के द्वारा होता है। अनुकरण एक मनोवैज्ञानिक शब्द है। नॉर्मल भाषा में आप समझिएगा, अनुकरण का मतलब होता है कॉपी कर लेना, फोटो कॉपी कर लेना, जेरोक्स कर लेना। आपकी तरह हम कॉपी कर लिए, ये क्या हुआ? अनुकरण हुआ। तो बच्चे सबसे पहले जो भाषा सीखना प्रारंभ करते हैं ना, वो अनुकरण के माध्यम से ही सीखते हैं। मतलब कि आपको कॉपी करके ही सीखते हैं। इसीलिए कहा गया कि भाषा का विकास अनुकरण के माध्यम से होता है। आप देखे होंगे आपके घर में नॉर्मल बहुत सारे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो आपका अनुकरण करते हैं। जिस तरह आप बोलते हैं उसी तरह से वो भी जो है बोलेगा। आप मान लीजिए कि घर में किसी को गाली दे रहे हैं तो वो भी गाली सीख लेगा, तुरंत कॉपी करता है। ठीक है, आप अच्छा शब्द बोलिएगा तो वो भी अच्छा अच्छा बोलने लगेगा। अर्थात कहने का मतलब आजकल तो बच्चे बहुत सारा अनुकरण कर लेते हैं और कहीं ना कहीं सीखने में अनुकरण का बहुत बड़ा योगदान होता है। कैसे? आप देखिए बच्चे छोटे छोटे कैसे अनुकरण करते हैं अपने घर में। अपने घर में आप आज के डेट में बहुत जो है आधुनिक युग में आप देखते होंगे कि जो पापा होते हैं वो पापा अगर छोटे बच्चों को आगे जो है बाइक पे टंकी पर अगर बैठाते हैं और जैसे ही चाबी को वह ऑन करते हैं पापा, और जैसे ही बच्चा को ग्रीन लाइट दिखाई देता है, मतलब न्यूट्रल सिंबल उसको जब दिखाई देगा तो वो अपने आप सेल्फ को दबा देता है। अब क्या है? वह अनुकरण है। कैसे किया? तो वह पहले दिन जब टंकी पर बैठा होगा बाइक पे तो उसको यह बात पता नहीं रहेगा। जब प्रत्येक 2 दिन 3 दिन 4 दिन पर वह बैठ रहा होगा उस पर, और धीरे धीरे 2-4 दिन पहले उसको देखा होगा कि पापा करते क्या है, तो चाबी को ऑन करते हैं, उसके बाद न्यूट्रल ग्रीन लाइट जलता है, तब जो है स्टार्ट करने पर स्टार्ट हो जाता है। तो उसके बाद क्या कीजिएगा कि जैसे ही बच्चा को उस पर बैठाइएगा, जैसे ही चाबी को आप ऑन कीजिएगा और उसको दिख जाए ग्रीन लाइट जल रहा, तो वैसे ही वह अब जो है ऑटोमेटिक वह सेल्फ को दबा देगा। वह क्या किया है? वह अनुकरण किया है, अनुकरण के द्वारा ही सीखा है। तो भाषा में भी वैसे ही होता है। भाषा भी वैसे ही बच्चे अनुकरण करके सीखते हैं। आप जिस तरह से बोलते हैं उसी तरह से कॉपी करके वो भी बोलता है। आप नकारात्मक भाषा का यूज करेंगे वो भी नकारात्मक भाषा का यूज करेगा। आप सकारात्मक भाषा का यूज करेंगे वो भी सकारात्मक भाषा को सीखेगा। इसीलिए जब छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं घर में, तो छोटा छोटा बच्चा जब रहता है तो उस समय कहा जाता है कि इस तरह का शब्द वाणी का यूज मत करो, बच्चे सीख लेंगे, बच्चे खराब हो जाएंगे। ऐसा बोलते हैं ना कि गाली, नकारात्मक भाषा का यूज नहीं करो ना तो सीख लेंगे। अब देखिए यहां पर एक और अनुकरण का परिभाषा देते हैं। आप जो है पापा की बात की, मम्मी का भी अनुकरण करता है बच्चा। कैसे? देखते होंगे किचन में जिस तरह से सब्जी जो है मम्मी काटती है, और सब्जी जब मम्मी काटती है तो बच्चा पहले देखेगा, और देखने के बाद में जैसे ही वहां पर चाकू रखकर मम्मी निकल जाती है किचन से, तो वह बच्चा धीरे धीरे उस सब्जी के पास जाता है और जिस तरह से मम्मी सब्जी काटती थी उसी तरह से काटने का यह भी कोशिश करता है। तत्पश्चात उसका हाथ कट जाता है। ठीक है, मतलब क्या कर रहा है? आपका वह कॉपी कर रहा है। कहां से? आप गैस के स्विच को ऑन करते हैं, रेगुलेटर को ऑन करते हैं, पहले बच्चा देखता है किचन में, और जब आप वहां से निकल जाते हैं तब वह बच्चा स्वयं रेगुलेटर को ऑन करने जाता है। आप देखे होंगे वो क्या है? अनुकरण है। तो अनुकरण के द्वारा बच्चे जो है बहुत सारे व्यवहार को सीखता है, बहुत सारे चीजों को सीखता है। तो उसी तरह भाषा में भी कहीं ना कहीं अनुकरण का बहुत अहम योगदान है। नकारात्मक भाषा हो तब, सकारात्मक भाषा हो तब, व्यवहारिक लैंग्वेज हो तब, बिहेवियर लैंग्वेज हो तब, ये सारे कहीं ना कहीं बच्चे में जो भाषा का डेवलपमेंट होता है वह अनुकरण के माध्यम से ही होता है। मतलब आप जिस तरह से बोलेंगे उस तरह से कॉपी करके हम सीख लिए और उसी तरह से बोल दिए, यह क्या कहलाया? अनुकरण हुआ। तो आप कह सकते हैं कि नहीं, आप स्वयं ऐसे भी देखे होंगे, आप जो है ये चीजें देखे होंगे कि बच्चे सबसे ज्यादा सुनकर ही भाषा को क्या करते हैं? सीखते हैं। जैसा आप बोलिएगा उसी तरह से वो भाषा को बोलेगा। ठीक है, तो यहां पर हो गया कि भाषा का विकास अनुकरण के माध्यम से होता है।
नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि प्रत्येक भाषा की भौगोलिक सीमा होती है। देखिए, इसका भी, भाषा का भी अपना एक क्षेत्र होता है। अब ऐसा नहीं कि यह अनंत है, इनफाइनाइट नहीं है कि कहीं से कहीं तक चला गया। इसका भी अपना एक क्षेत्र होता है। कौन कौन क्षेत्र होता है देख लीजिए। अब जैसे मान लीजिए कि अंग्रेजी भाषा की बात करें तो ABCD से जब चालू होता है तो Z पर जाकर खत्म भी होगा, और क ख ग जब स्टार्ट होता है तो ज्ञ पर जाकर खत्म भी होता है। तो इसका क्या होता है, एक भौगोलिक सीमा होता है। मतलब कि इस पॉइंट के अंतर्गत में हम आपको यह समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि भाषा का जो अवधारणा है वह अनंत है, वह इनफाइनाइट है। उसको आपको व्याख्या करना, समझाना, बताना बहुत मुश्किल है। नहीं, इसका भी क्षेत्र सीमित है। अगर कहीं से यह चालू हुआ है, कहीं से यह प्रारंभ हुआ है, तो कहीं इसका अंत भी हुआ है। ABCD जब A से चालू हुआ है तो Z पर जाकर खत्म भी हुआ, क ख ग जब स्टार्ट हुआ है तो ज्ञ पर जाकर खत्म भी हुआ। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रत्येक भाषा की क्या होती है, एक भौगोलिक सीमा होती है। ठीक है, आगे बढ़ते। देखिए, आपको एक बात बता रहे हैं, आपको अगर वीडियो चाहे जैसा भी लग रहा हो, लेकिन हम आपको व्यवहारिक तौर तरीके पर सोचने का, समझाने का आपको प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, आप ये पढ़ रहे हैं शिक्षण, और शिक्षण में होता क्या है कि जब मनोवैज्ञानिक शब्दों में हम आपको सिखाने का प्रयास करेंगे, या मनोवैज्ञानिक शब्दों में जब हम अपना व्याख्या लेक्चर देंगे, तो आपको समझ में नहीं आएगा, हमको जहां तक लगता है। तो इसलिए हम आपको बिहेवियर से, जो सामान्य बोलचाल की जो भाषा है, उस भाषा के अंतर्गत में हम आपको सिखाने का प्रयास करेंगे। और कमेंट में बताइए कि आपको मनोवैज्ञानिक शब्दों में सीखना आप ज्यादा पसंद करेंगे, या व्यवहारिक शब्दों में, सामान्य भाषा में ज्यादा सीखना पसंद करेंगे। मेरा लेक्चर कौन से वाले भाषा में आप सुनना पसंद करेंगे, आप हमारे कमेंट में फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि भाषा संप्रेषण का सर्वप्रथम माध्यम होता है। अब देखिए, संप्रेषण क्या होता है। संप्रेषण का मतलब होता है आदान प्रदान। संप्रेषण का मतलब होता है आदान प्रदान। अगर हमारे पास भाषा नहीं रहता तो हम लोग संप्रेषण भी नहीं कर पाते। और अमूमन हम लोग क्या करते हैं, भाषा का मतलब क्या होता है कि हमारे मन में जो, हम अपने मन के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए जिसका उपयोग करते हैं, वहां भाषा कहलाता है। मतलब मेरे मन में जो चल रहा है आपके सामने हम प्रकट करेंगे, वो किसके माध्यम से, भाषा के माध्यम से। तो अगर भाषा नहीं रहता तो हम लोग आदान प्रदान भी नहीं कर पाते, मतलब कि संप्रेषण की क्रिया भी नहीं होता, कम्युनिकेशन हो ही नहीं सकता था अगर हमारे पास भाषा नहीं रहता तो। और यहां पर यह भी कहा गया है कि भाषा संप्रेषण का सर्वप्रथम, इसीलिए कहा गया कि सर्वप्रथम माध्यम, मीडियम होता है हमारा कहीं ना कहीं क्या, संप्रेषण। भाषा जो है संप्रेषण का माध्यम होता है। अब संप्रेषण का मतलब समझिए क्या होता है। जैसे मान लीजिए हम आपको कुछ बोले, और कुछ बोलने के बाद में आपने हमारे बात को सुना, और सुनने के बाद में आप जो है फीडबैक दे दिए, पृष्ठपोषण दे दिए। और वह फीडबैक 3 प्रकार से हो सकता है। लिखित भी फीडबैक आप दे सकते हैं, मौखिक फीडबैक दे दिए, या सांकेतिक फीडबैक दे दिए। अगर किसी तरह से आप फीडबैक दे दिए तो हम समझें कि वहां पर कम्युनिकेशन का क्रिया हुआ है। और जहां पर यह फीडबैक नहीं आता है तो हम समझते हैं कि वहां पर संप्रेषण की क्रिया, कम्युनिकेशन की क्रिया नहीं हुआ, आदान प्रदान नहीं हुआ है। जैसे मान लीजिए कि आपका नाम विवेक है, तो हम आपको जो है, अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं हिंदी शिक्षण में, या मान लीजिए कि भूगोल को हम आपको ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं। ज्योग्राफी में हमने एक पॉइंट अभी बताया कि कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 180 होता है। यह बात हम कहे तो हम बोले कि विवेक सही है ना, कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 180 होता है ना। तो विवेक बोला कि जी सर, और वहीं पर संतोष बैठा था तो वो भी बोला हाँ सर। और वहां पर जो है समझिए कि रानी कुमारी बैठी हुई थी, तो वह ना जी सर बोली ना हाँ सर बोली, वह पेज पर लिख दी हाँ और हमको दिखा दी। ठीक है, तो विवेक और वो जो एक लड़का था वो कैसा फीडबैक दिया है, वह दिया है मौखिक फीडबैक। लेकिन रानी कुमारी जो लड़की वहां पर हमारे क्लास में बैठी थी, वह कैसा फीडबैक दी है, तो वह दी है लिखित फीडबैक। ठीक है, और एक और लड़का वहां पर श्याम बैठा था, तो ना ही वह मौखिक दिया और ना ही वह लिखित दिया, बल्कि उन्होंने, हम सीधा बोले कि एक कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 180 होता है ना जी, तो सीधा अपने वो उस मुंडी को हिलाया। यह क्या हुआ, वह सांकेतिक फीडबैक दिया, मतलब कि वो भी फीडबैक दे दिया। तो कहीं ना कहीं संप्रेषण तब संभव है। अब चौथा जो लड़का था वह बोला है, क्या बोले हैं सर, इसका मतलब क्या समझे कि आदान प्रदान की क्रिया नहीं हुआ, वो फीडबैक नहीं दिया, ना लिखित दिया, ना मौखिक दिया, ना सांकेतिक दिया। तो यहां पर समझ ले कि संप्रेषण में फीडबैक, पृष्ठपोषण बहुत जरूरी है। पृष्ठपोषण जब तक नहीं आता है तो समझिए कि आदान प्रदान की क्रिया नहीं होगा। अगर हमारे पास भाषा नहीं रहता तो हम संप्रेषण की क्रिया को कैसे कर पाते, हम कैसे कहते कि हाँ श्याम जो है, मोहन या सोहन, कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 180 होती है, कैसे वह बच्चा सुनता, कैसे वह फीडबैक देता।
तो कहीं ना कहीं भाषा जो है संप्रेषण का सर्वप्रथम माध्यम होता है कि नहीं। हमारे पास भाषा नहीं रहता तो हम लोग कम्युनिकेशन कर ही नहीं पाते, और कम्युनिकेशन नहीं हो पाता तो बहुत दिक्कत होता है। दुकान में जाते बोल ही नहीं पाते कि 1 केजी चावल चाहिए, 2 केजी चीनी चाहिए। जब कहते हैं तभी तो दुकानदार देता है, समझ रहे हैं। तो इसलिए कह सकते हैं कि भाषा संप्रेषण का सर्वप्रथम माध्यम है। नेक्स्ट है हमारा, संयुक्त परिवार में बच्चे का भाषा विकास अच्छा होता है। ज्वाइंट फैमिली में देखिए, अब यहां पर स्मॉल फैमिली और ज्वाइंट फैमिली, देखिए आप सिंगल फैमिली की बात करते हैं तो सिंगल फैमिली में कौन सा, स्मॉल परिवार, छोटा परिवार जिसमें मम्मी पापा और उसके 2 बच्चे, मतलब हम 2 हमारे 2 वाली बात आती है तो वो होता है हमारा स्मॉल फैमिली, छोटा परिवार। और ज्वाइंट फैमिली में क्या होता है कि मम्मी पापा के साथ साथ में मम्मी है, पापा है, उसके बच्चे हैं, मतलब आप 2 भाई हैं या बहन हैं, और आपके अंकल है, आपकी आंटी है, उनके भी बच्चे हैं, आपके दादाजी है, आपकी दादी है, ठीक है। तो यहां पर क्यों कहा गया कि संयुक्त परिवार में बच्चे का भाषा विकास अच्छा होता है, क्योंकि क्या होता है कि बच्चों को इंटरेक्शन करने का मौका मिलता है, उसको अवसर मिलता है उस परिवार में। लेकिन जब सिंगल फैमिली में बच्चा रहता है तो उसको अवसर ही नहीं मिलता। और मनोविज्ञान में यह बातें कहा गया है कि बच्चा को जितना ज्यादा अवसर मिलेगा उतना ही ज्यादा बच्चों में भाषा का विकास होगा। तो सिंगल फैमिली या छोटा परिवार में होता क्या है कि मान लीजिए कि मम्मी पापा है और 2 बच्चे हैं उसके, तो मम्मी भी जॉब में है, पापा भी जॉब में है, दोनों आदमी जो है 10 बजे निकले सुबह और जॉब से आए शाम को 6 बजे, बच्चा भी स्कूल से शाम को 6 बजे आया। कुछ बच्चा जो है बात करने की कोशिश कर रहा है, कुछ जानने की कोशिश कर रहा है, कुछ बोल रहा है, कह रहा है, लेकिन मम्मी पापा उसको समझा नहीं पा रहे क्योंकि खुद थके हुए। और सीधा सीधा हम लोग आज की डेट में क्या करते हैं कि जाकर पढ़ो, ठीक है, और उसको जो है हम एक तरह से एक होता है ना कि उससे वार्तालाप नहीं कर पाते प्रॉपर वे में, जो कि बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। बच्चों से आपको बोलना चाहिए, वो जो प्रश्न पूछ रहा है उसका उत्तर देना चाहिए, क्योंकि क्या है, वह अपरिपक्व है, इमैच्योर है, वह नहीं जानता है अभी दुनिया को। तो दुनिया को नहीं जानता तो उसके लिए सब कुछ थोड़ा सा नया नया सा लगता है, इसीलिए वह प्रश्न करता है आपसे। और स्पेशली जब वह बालावस्था में रहता है तो प्रश्न काल का समय कहा गया है बालावस्था को। तो बालावस्था में जब बच्चा रहता है तो खूब तरह का प्रश्न पूछेगा। रोड पर जाएगा तो पूछेगा मम्मी ये क्या है, तो ये गाड़ी है, गाड़ी कैसे चलता है, तो ये पेट्रोल से चलता है, डीजल से चलता है, मम्मी पेट्रोल कहाँ से आता है, ठीक है। अब इससे आप क्या होते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, कितना प्रश्न पूछते हो। लेकिन बच्चा वो पूछेगा, क्यों नहीं पूछेगा, क्योंकि वह उसको नहीं जानता है। जब आप भी बच्चे रहे होंगे तो इस तरह के प्रश्न अपने मम्मी पापा से किए होंगे, तो आपका वह कर्तव्य बनता है कि नहीं इसको बताना है, क्योंकि यह इसके बारे में नहीं जानना है। तो यहां पर क्या होता है कि ये स्मॉल परिवार, जो छोटा परिवार होता है जिसमें मम्मी पापा उसके 2 बच्चे होते हैं, तो वहां पर बोलने का अवसर नहीं मिल पाता है बच्चों को। बच्चा यह समझता है हम किससे कहें, किससे बोले, और नहीं बोलता है मतलब उसको अवसर नहीं मिल पाता है। और अवसर नहीं मिल पाता इसका मतलब क्या होता है कि उसका भाषा का विकास रुक पाता है। जब तक आप नहीं बोलेंगे तब तक आप में भाषा का विकास कैसे होगा। लेकिन संयुक्त परिवार में क्या होता है, ज्वाइंट फैमिली में क्या होता है कि मम्मी पापा के साथ में चाचा चाची और दादा दादी तो रहते ही। मान लीजिए कि मम्मी पापा चाचा चाची सभी लोग बिजी है तो दादा दादी तो हैं बात करने के लिए। और देखिएगा कि जिस घर में दादा दादी अगर रहता है तो बच्चा का लगाव जो है ज्यादा दादा दादी से ही हो जाता है। क्यों, क्योंकि वह उसके बात का सम्मान करता है। दादा दादी उसके बातों को उत्तर देते हैं या देती है, तभी उससे ज्यादा लगाव हो जाता है। उसको लगता है कि हाँ हमको सुनने वाला व्यक्ति यही है। और कहीं ना कहीं उस ज्वाइंट फैमिली में बच्चों का भाषा विकास भी अच्छा हो पाता है। इसीलिए इसमें लिखा गया है कि संयुक्त परिवार में बच्चे का भाषा विकास अच्छा होता है। अब आप समझ सकते हैं कि संयुक्त परिवार में कैसे बच्चों का भाषा विकास अच्छा होता है। बस एक बात याद रखिएगा, क्योंकि इसमें बच्चों को बोलने का अवसर मिलता है, और जितना ज्यादा बच्चों को बोलने का अवसर मिलेगा उतना ही जल्दी या ज्यादा बच्चों में भाषा का विकास होगा। उसका लैंग्वेज का डेवलपमेंट जो है उतना ही बेहतर तरीके से, सुलभ तरीके से हो पाएगा। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जो हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। भाषा शिक्षण के संदर्भ में था ये चीजें, और ये इसको हम लोग सब्जेक्ट के अंतर्गत में रखेंगे, हिंदी शिक्षण के अंतर्गत में। और ये जो भी पॉइंट था वो हिंदी शिक्षण के अंतर्गत में था। स्पेशली जो है हम आपको ये व्यवहारिक तौर पर समझाने का कोशिश की है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट में हमको जरूर फीडबैक दीजिएगा, क्योंकि आपका फीडबैक, आपका पृष्ठपोषण ही हमारी ऊर्जा है, हमारी ताकत है। हम उसी से समझ पाते हैं कि हम जो बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर यूट्यूब पर 1 वे कम्युनिकेशन है। ठीक है, तो कमेंट के द्वारा ही हम समझ पाएंगे कि आपको क्लासेज अच्छा लग रहा है या नहीं। तो कमेंट में अपना सकारात्मक कमेंट छोड़कर जरूर जाइएगा। अगर नहीं अच्छा लग रहा होगा
तो ये भी बात बताइए कि सर नहीं अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा बेहतर तरीके से करने की कोशिश कीजिए, तो आगे भी उस तरह से हम लोग करेंगे। और लास्ट में एक चीज बताते चले कि हमारा ऑनलाइन बैच जो है 12 तारीख से प्रारंभ होने वाला है, 12 अक्टूबर से। तो अब चाहे तो आप हमारे ऑनलाइन बैच में भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं आपको फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।